नया हेड ऑफ इनकम स्टार्ट कर रहे हैं और कैपिटल गेन्स सेक्शन 45 से लेके 55A तक है। 45 से लेके 55A तक है और चार्जिंग सेक्शन है वो आपका सेक्शन 45 है जो कैपिटल गेन्स के बारे में बता रहा है। तो क्या बेसिकली कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी कब अराइज होगी? अगर आपके पास सबसे पहले तो कैपिटल एसेट होना चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के अंदर वो ट्रांसफर हो और वो ट्रांसफर सेक्शन 47 की वर्च्यू से एग्जेम्प्ट नहीं हो। यानी 47 में वो लिस्ट दे रखी है उन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर नहीं माना जाता, तो उसकी वर्च्यू से एग्जेम्प्ट नहीं हो। तो जो भी प्रॉफिट और गेन अराइज होंगे वो कैपिटल गेन्स होंगे। मोड ऑफ कंप्यूटेशन उसकी सेक्शन 48 के अंदर दे रखी किस तरह से अपने को कैपिटल गेन्स कंप्यूट करना है। और एग्जेम्पशंस भी हमको मिल सकते हैं सेक्शन 54 के या 54B के, डी के, EC, EE, इस तरह से एग्जेम्पशंस उन्होंने दे रखे हैं। तो कैपिटल गेन्स बेसिकली फंडामेंटली कैपिटल असेट होना जरूरी है। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर द असेट मस्ट बी व्हाट? अ कैपिटल असेट। तो सेक्शन 45(1) क्या बोलता है देखिए, एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। ट्रांसफर को सेक्शन 247 में डिफाइन किया है, ट्रांसफर को सेक्शन 247 के अंदर डिफाइन किया है और कैपिटल असेट को सेक्शन 214 के अंदर डिफाइन किया है। तो एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट विच हैज बीन इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर। ट्रांसफर कब हो? प्रीवियस ईयर में हो। अनलेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, EE, F, G, GA, GB एंड H, वो क्या हो जाएगा? चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स एंड विल बी रिडीम्ड विद द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। तो फंडामेंटली क्या कंडीशंस हो गई कि देयर मस्ट बी कैपिटल असेट, उसके बाद कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। ट्रांसफर क्या है? प्रीवियस ईयर के अंदर होना चाहिए और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट मस्ट गिव राइज टू व्हाट? प्रॉफिट्स और गेन्स। एंड हेयर प्रॉफिट्स और गेन्स आल्सो इंक्लूड्स क्या? लॉस। कैपिटल लॉस भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा एंड सच कैपिटल गेन्स मस्ट नॉट बी एग्जेम्प्ट बाय वर्च्यू ऑफ दीज सेक्शंस। तो अब सबसे पहली बात तो आती है कि कैपिटल असेट क्या है। सबसे पहला इशू आता है अपना कैपिटल असेट क्या है, और 214 के अंदर टर्म कैपिटल असेट को इन्होंने क्या है? डिफाइन किया है। तो देखिए कैपिटल असेट को कैसे बोला गया है। कैपिटल असेट सेक्शन 214 के अंदर है, कैपिटल असेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी, और सभी तरह की प्रॉपर्टी, सभी तरह के राइट, सब कुछ क्या है? कैपिटल असेट के एम्बिट में आ रहा है, भले ही से वो उसके बिजनेस से कनेक्टेड हो या नहीं हो, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए आपका फैक्ट्री का लैंड है, तो इट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस बट स्टिल इट विल बी रिगार्डेड एज अ कैपिटल असेट। तो डेप्रिसिएबल असेट जितने भी हैं सब कैपिटल असेट के एम्बिट में आ रहे हैं। ठीक है। तो कैपिटल असेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। और दूसरा है एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, भले ही से इन्होंने इन सिक्योरिटीज को कैसे हेल्ड कर रखा हो, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में ही हेल्ड कर रखा हो, रेगुलर कोर्स के अंदर वो सेल परचेज भी कर रहे हैं, तो भी सिक्योरिटीज जो एफआईआईस की होंगी shall always be regarded as कैपिटल असेट। इनको हमेशा कैपिटल असेट माना जाएगा और रिजल्टेंट सम एफआईआईस के एंड्स में कैपिटल गेन्स होगा। तो क्या कह रहे हैं ये
but does not matlab any securities held by FIAs which is invested in such security which is invested in such securities in accordance with the regulations made under SEBI. पर इसके अंदर क्या शामिल नहीं है, बट इट डज नॉट इंक्लूड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल असेट, दीज आर नॉट रिगार्डेड एज व्हाट कैपिटल असेट्स. तो एक तो हो गया आपका स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि आप स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे तो होने वाले गेन्स बिजनेस प्रॉफिट्स माने जाएंगे, पीजीबीपी के अंदर क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल होंगे. बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआई. एफआईए के द्वारा सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में भी हेल्ड है तो भी उसको क्या माना जाएगा, कैपिटल असेट ही माना जाएगा. बट इज नॉट इंक्लूड से स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स विच आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. तो इसके अंदर स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल्स के एम्बिट में नहीं आ रहे हैं, विच इज बीन हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. उनको बेचने से होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं वो पीजीबीपी एक्ट के अंदर टैक्सेबल होंगे. Then second is personal effects, that is to say movable property, that is to say what, movable property including wearing apparel and furniture. जो आपकी क्लोथिंग है एंड फर्नीचर है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो घर में काम में ले रहे हो आप, फर्नीचर उसकी बात कर रहे हैं. हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, जो पर्सनल यूज के लिए लिए गए हैं बाय द असेसी और एनी ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन मेंबर ऑफ हिज फैमिली विच इज डिपेंडेंट ऑन हिम. ठीक है, तो अब एक तरह तो ये चीज हो गई कि अगर आपका पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस है तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल असेट होगा, क्योंकि इट इज व्हाट, इमूवेबल property. The personal effects, that is to say movable property including wearing apparel and furniture held for personal use by the assessee or any member of his family depend on him but excludes, ये सारे assets capital asset हैं, these will be regarded as what, ये सारे एसेट क्या है, कैपिटल एसेट है. कौन से, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट. तो ये ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और वर्क ऑफ आर्ट, ये सब क्या माने जाएंगे, कैपिटल एसेट माने जाएंगे. तो अगर आप अपनी पर्सनल ज्वेलरी को ट्रांसफर कर रहे हो तो उससे होने वाले गेंस कैपिटल गेंस होंगे. लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इनमें, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस के अंदर, ड्राइंग्स के अंदर, पेंटिंग्स के अंदर, तो इनको आगे जो एप्रिसिएशन मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन, तो वो कैपिटल गेंस के फॉर्म में टैक्सेबल होगा. पर जो पेंटर है, जो पेंटिंग बना रहा है, या जो मूर्तिकार ने जो स्कल्पचर बनाया, तो उसके लिए तो वो क्या है, बिजनेस और प्रोफेशन है. पर आगे मैंने उसको खरीद लिया इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, फिर आगे मैं उसको बेचूंगा, तो फिर वो क्या मेरे लिए क्या माने जाएंगे, कैपिटल एसेट माने जाएंगे. ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट, दे विल बी रिगार्डेड एज व्हाट, अ कैपिटल एसेट. इनको क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट माना जाएगा. अब ज्वेलरी को कैसे बताया इन्होंने, देखो ज्वेलरी को बताया, ज्वेलरी इंक्लूड्स, इंक्लूसिव मैनर में, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रेशियस मेटल or any alloy containing one or more of the precious metals. So it contains ornaments made of gold, silver, platinum or any other precious metal or any alloy containing क्या, one or more of such precious metals. इसके साथ alloy मतलब एक से ज़्यादा बने हुए metals, ठीक है, तो alloy की एम्बिट में आ जाएंगे. containing one or more of such precious metals, whether or not कंटेनिंग एनी प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स. तो जरूरी नहीं कि आप नेकलेस के अंदर हीरे जड़वाओ, इट मे कंटेन प्रेशियस स्टोन्स और सेमी प्रेशियस स्टोन्स, इट मे नॉट कंटेन एनी प्रेशियस स्टोन्स और सेमी प्रेशियस स्टोन्स, और वेदर और नॉट वर्कड और स्वेन इनटू एनी वियरिंग अपैरल. उसके अलावा दूसरा क्या बोला कि प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ये भी क्या है, ज्वेलरी के एम्बिट में आएंगे. प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स
will come under the ambit of jewelry whether or not set in any furniture, utensils or other articles or worked or sewn into any wearing apparel. तो ज्वेलरी के अंदर ये डिफाइंड है कि ज्वेलरी में ये इंक्लूसिव मैनर के अंदर इसको डिफाइन किया गया है कि ऑर्नामेंट्स आ रहे हैं, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर सपोज कीजिए आपके कोई गोल्ड यूटेंसिल्स हैं, तो ये गोल्ड यूटेंसिल्स ज्वेलरी के अंदर आएंगे। पर सिल्वर यूटेंसिल्स के लिए इन्होंने बोल दिया कि जो नॉर्मल कोर्स में अगर कोई यूज कर रहा है, ये सिल्वर यूटेंसिल्स क्या हो जाएंगे, ये पर्सन इफेक्ट माने गए हैं अगर कोई नॉर्मल कोर्स में इनको यूज करता है। पर अगर जैसे सिल्वर कॉइन्स है, बार्स हैं, और वो ओकेजनली आप दिवाली वगैरह पे यूज कर रहे हो ऑन पूजन एक्सेट्रा, तो उसको क्या है, कैपिटल असेट माना गया है। ठीक है, दिवाली पूजा करते हैं ना, मतलब चांदी के सिक्कों की और इनकी, तो वो किसकी एम्बिट में माना गया है, कैपिटल असेट की एम्बिट में माना गया। ज्वेलरी की एम्बिट में आ गया है और वो कैपिटल असेट की एम्बिट में आ रहा है। पर जो गोल्ड यूटेंसिल्स हैं वो नहीं आएंगे, वो मतलब कैपिटल असेट है। और सिल्वर यूटेंसिल्स दे आर नॉट कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ क्या, द कैपिटल असेट। नहीं, वो अलग चीज़ है, जो नॉर्मल कोर्स में आप यूज़ कर रहे हो वो बोल रहे हैं ये। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए लिए हुए तो नॉर्मल कोर्स में अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, तो उस केस के अंदर वो प्रूव करना पड़ेगा अपने को, तो फिर वो क्या है, आपके कैपिटल असेट के एम्बिट में आएंगे। ये चीज़ वो तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देख के ही पता चलेगा कि क्या है, कैपिटल असेट है या कैपिटल असेट नहीं है। तो एक तो इन्होंने बोला कि क्या शामिल नहीं हो रहा है, स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा क्या है, पर्सन इफेक्ट शामिल नहीं हो रहा है। तीसरा ये बोलते हैं कि अगर आपके रूरल एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड situated in a rural area, तो only rural agricultural land in India is excluded from the purview of the capital asset। और जो अपन ने एग्रीकल्चर इनकम में एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन पढ़ी थी वही है, यानी जो अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड है वो क्या है, कैपिटल असेट है। अकॉर्डिंगली द एग्रीकल्चरल लैंड जो कि अर्बन एरिया के अंदर सिचुएटेड है, क्या हो गया, अर्बन एरिया जहाँ की म्यूनिसपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड की जो पॉपुलेशन है एज पर द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस 10,000 से कम नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड situated in an area within the jurisdiction of a municipality or cantonment board having a population of not less than 10,000 according to what, the last preceding census। और अगर पॉपुलेशन वही है 10,000 से ज़्यादा है कैंटोनमेंट बोर्ड और म्यूनिसपैलिटी की, पर 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो जो एरियल डिस्टेंस उसके 2 किलोमीटर वाला एरिया भी क्या है, अर्बन एरिया के एम्बिट में आ जाएगा। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उसके 6 किलोमीटर में आने वाला जो एरिया एरियल डिस्टेंस है वो एरिया भी अर्बन एरिया के एम्बिट में आएगा। और अगर उस म्यूनिसपैलिटी की या कैंटोनमेंट बोर्ड की पॉपुलेशन 10 लाख से एक्सीड कर रही है, तो उससे 8 किलोमीटर में आने वाला जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी क्या है, अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा। अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है, कैपिटल असेट होता है। अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड इज अ कैपिटल असेट। फिर स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स थे, ये पहले 6.5% गोल्ड बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, ये सब स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स हैं। ठीक है, फिर स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991 में, और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स विच इज इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो जो गोल्ड अपन डिपॉजिट कर रहे हैं, जो फिजिकल फॉर्म में डिपॉजिट किया आपने, ठीक है, और इसके बदले इन्होंने आपको क्या दे दिए, ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिए, इन्होंने डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिए। ठीक है, अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम।
2015, ये क्या माने जाएंगे? shall not be regarded as कैपिटल असेट। और इस पे आपको बाद में इन डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स पे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, गोल्ड में तो कुछ नहीं मिल रहा, फिजिकल फॉर्म में पड़ा है। तो ये कह रहे हैं हमारे फिजिकल फॉर्म के गोल्ड जमा करा दो, उतनी वैल्यू के हम आपको क्या दे देंगे? डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देंगे, और उस पर फिर इंटरेस्ट जो मिल रहा है ये भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। और इन डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स को आप ट्रांसफर करोगे तो नो कैपिटल गेन्स shall arise since they are not कैपिटल असेट। एक गवर्नमेंट का क्या है? सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड है। सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड, ये क्या है? आप पैसा देके गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हो, सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम चलती है। तो ये तो कैपिटल असेट है, ये कैपिटल असेट है। तो ट्रांसफर, अगर उसका मैच्योरिटी और रिडेम्पशन की बात करें तो उसके रिलेशन में बात अलग बता रखी है इन्होंने कि वो ट्रांजैक्शन क्या है? टैक्सेबिलिटी के एम्बिट में आगे नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो, एनी ट्रांसफर ऑफ सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड issued by RBI अंडर सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बाय वे ऑफ रिडेम्पशन, अगर आप रिडीम कराते हो ना इसको, तब ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबिलिटी के एम्बिट में नहीं आएगा। पर अगर इसको बेच देते हो पहले ही, ट्रेड हो रहे हैं तो ओपन ट्रेड एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसके अंदर ट्रेड हो रहे हैं ये, तो वो फिर टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी उसकी। पर अगर रिडेम्पशन होता है तो टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो एक तो वही चीज़ अलग से कि भाई क्या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अलग है, मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत आपको जो जारी किए जा रहे हैं वो तो कैपिटल असेट ही नहीं है। दे आर नॉट रिगार्डेड एज व्हाट? कैपिटल असेट। या डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत आपको मिल रहे हैं वो तो कैपिटल असेट ही नहीं है। उसके अलावा जो सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, जो पैसा दे के आपको गोल्ड बॉन्ड्स इशू है, गवर्नमेंट इशू करती है और उस प्राइस पे आप ले सकते हो, तो वो क्या है? आपके कैपिटल असेट के एम्बिट में आ रहा है, परंतु उसका मैच्योरिटी या रिडेम्पशन होता है। तब ये ट्रांजैक्शन क्या नहीं माना जाता? सेट ट्रांजैक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ठीक है, और प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी राइट इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल और एनी अदर राइट्स ऑफ व्हाट्सएवर। तो ये तो वहाँ की वोडाफोन की इम्प्लीकेशन थी कि अगर आपके पास किसी कंपनी के कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, ठीक है, राइट टू कंट्रोल है, ठीक है, आप शेयर्स हैं आपके पास फॉरेन कंपनी के, उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स से आपको इंडियन कंपनी का क्या आ रहा है? कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो अगर आप शेयर्स को भी ट्रांसफर कर रहे हो या इस कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर करते हो तो फिर भी क्या है? कैपिटल गेन्स आपके क्या होएगा? अराइज होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इज बिन डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी बड़ी वाइड दे रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो कैपिटल असेट क्या हो गया? कैपिटल असेट मीन्स, कैपिटल असेट क्या है? मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। और उसके अलावा दूसरा क्या है? सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड बाय FIAs which is invested in such who has invested in such securities in accordance with the regulations which have been framed by SEBI। पर क्या इसके एम्बिट में नहीं आ रहा है? एक तो स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल विच हैज बीन हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पर्सनल इफेक्ट्स that is to say movable property including wearing apparel and furniture held for personal use by the assessee or any member of his family, rural agricultural land, gold bonds या स्पेशल बियरर बॉन्ड्स विच हैव बीन इशूड अंडर 1991 स्कीम, उसके अलावा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स और सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड्स विच हैव बीन इशूड अंडर क्या? डिपॉजिट सर्टिफिकेट विच हैव बीन इशूड अंडर क्या? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। पर जो पर्सनल इफेक्ट्स के एम्बिट से क्या एक्सक्लूड हो गए? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस,
ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, और ये कैपिटल एसेट हैं। इनको ट्रांसफर करने पे होने वाले गेन्स क्या हैं? कैपिटल गेन्स के फॉर्म में टैक्सेबल होंगे। अब कैपिटल एसेट देखो, पहले उसके पहले ट्रांसफर की डेफिनेशन से पहले हमें दो प्रकार के कैपिटल एसेट हैं। एक तो कैपिटल एसेट क्या हो गए? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो गए, एक तो हो गए आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और दूसरा कैपिटल एसेट क्या हो गया आपके? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो ये तो हो गया 229A, और ये हो गया आपके क्या? 229B। एक तो 229A हो गया और एक 229B हो गया। तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन से शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या हो गए? जहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग डज नॉट एक्सीड 36 months immediately preceding the date of transfer। जहां आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग किससे ज़्यादा नहीं हो रहा? 36 मंथ से ज़्यादा नहीं है। इमीडिएटली प्रिसीडिंग क्या? द डेट ऑफ ट्रांसफर। परंतु देखो क्या कह रहे हैं ये, इन केस ऑफ शेयर्स held in company, shares which have been held in company other than listed shares, ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना हो गया? इट डज नॉट एक्सीड क्या? 24 months immediately preceding the date of transfer। फिर है सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट, सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, listed in recognized stock exchange। फिर है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ क्या? इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इक्विटी ओरिएंटेड फंड की जो म्यूचुअल फंड की यूनिटें हैं, ठीक है, और यूनिट्स ऑफ यूटीआई, और जीरो कूपन बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ 36 months क्या हो जाएगा? 12 months shall be substituted। 36 महीने की बजाय क्या हो जाएगा? 12 महीने हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करोगे तो होने वाले गेन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहलाएंगे। क्या है देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स
capital asset held by an assessee for not more than 36 months immediately preceding the date of transfer. It is held by an assessee for not more than 36 months immediately preceding the date of transfer. However, in case of security other than unit, listed in recognized stock exchange, units of UTI or units of equity oriented mutual funds, units of UTI इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट है. जीरो कूपन बॉन्ड, इसमें क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 36 मंथ्स 12 मंथ्स शैल बी क्या, सब्सटीट्यूटेड. फिर है शेयर ऑफ कंपनी नॉट बीइंग शेयर listed in recognized stock exchange and immovable property being land or building, इसमें instead of 36 months 24 months shall be क्या, substitute. तो listed shares में तो क्या रहेगा, 12 months रहेगा, और other than listed shares it will be what, 24 months. ठीक है, यूनिटें कवर नहीं हो रही. यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या हो जाएगा, 36 मंथ्स है. यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड 36 मंथ्स हो जाएगा. ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स होती तो 12 मंथ्स हो जाता. अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को अपन ट्रांसफर करेंगे तो होने वाले गेन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहलाए जाएंगे. अभी हमने बोला कि भाई पीरियड ऑफ होल्डिंग मस्ट नॉट एक्सीड 36 मंथ्स और मस्ट नॉट एक्सीड 24 मंथ्स और मस्ट नॉट एक्सीड 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर. तो जो 36 मंथ्स है, 24 मंथ्स है, या जो 12 मंथ्स का जो पीरियड है, उसकी कंप्यूटेशन के लिए कौन सा पीरियड इंक्लूड होगा, कौन सा पीरियड एक्सक्लूड होगा, वो दे रखा है. तो ये कहने की बात है कि क्या चीज़ इंक्लूड होगी, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगी.